हेलो एवरीवन। हम आज इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महाजनपद काल के बारे में इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और महाजनपद काल से हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। महाजनपद काल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने के पश्चात इस वीडियो के अंत में PY के क्वेश्चनों को भी इस सम्मिलित किया गया है। तो अंत तक इस वीडियो में आप बने रहे वह इसकी विस्तृत व्याख्या देखने के पश्चात PY के क्वेश्चनों को भी देखें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि महाजनपद काल किसे कहा जाता है या फिर महाजनपद काल कब से प्रारंभ हुआ था। तो ये हम देख लेते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के इस्तेमाल से कृषि तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया और कृषि के विकास में कबायली जीवन का स्थान स्थायी निवास की जीवन शैली ने ले लिया। इससे क्षेत्रीय भावना जागृत होने लगी तथा आर्यों के जन एवं जनपद महाजनपदों में परिवर्तित होने लगे एवं गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। सामान्य अर्थों में हम ये समझ लेते हैं कि जो 6ठी शताब्दी थी इसमें जो लोहे का प्रयोग है ना वो प्रचुर मात्रा में होने लग गया था। और आपको पता है कि सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में अंतरजी खेड़ा एटा में किया गया था। तो जब लोहे का प्रारंभ लोगों ने शुरू किया, लोहे का प्रयोग शुरू किया, तो जो कृषि के औजार थे वो पहले या तो पाषाण से या कांस्य तांबे इनसे बनाए जाते थे। इनके स्थान पर अब कृषि के औजारों को लोहों से बनाना प्रारंभ कर दिया। तो जो कृषि के औजार थे वे मजबूत थे और इनसे कृषि कार्य अच्छी तरीके से संपन्न किया जाने लग गया। और जो लोगों का घूमंतु जीवन था वह स्थायी निवास की शैली में परिवर्तित हो गया। और जो वैदिक काल के जनपद थे जैसे कुरु पांचाल आदि, ये सब महाजनपदों में परिवर्तित होने लगे। तो इसी काल को हम द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया या महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि द्वितीय नगरीकरण की विशेषताएं क्या क्या थी। गंगा घाटी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका प्रारंभ हुआ था, ये भी इनकी विशेषता थी। बड़ी मात्रा में लोहे का प्रयोग हुआ था। आहत सिक्के पंचमार्क सिक्कों का प्रारंभ हुआ। उत्तरी काली चमकीले मृदभांड का प्रारंभ हुआ तथा महाजनपदों का निर्माण शुरू हो गया था। और जो ये 16 महाजनपद थे इनका निर्माण महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व ही हो चुका था। सभा तथा समिति इनका हास्य शुरू हो गया। जो सभा व समिति थी वैदिक काल में ये काफ़ी महत्वपूर्ण सभाएं होती थी। इनसे न्यायिक धार्मिक आर्थिक आदि के कार्य संपन्न किए जाते थे। लेकिन इनका जो महत्व है वह द्वितीय नगरीकरण क्रांति के फलस्वरूप थोड़ा कम होने लग गया। और जो प्रथम नगरीकरण क्रांति थी वह सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता था। तो ये सभी द्वितीय नगरीकरण क्रांति की विशेषताएं थी। आगे चलते हैं हम महाजनपदों की जो जानकारी के स्रोत है उन पर हम चर्चा करते हैं। तो जो महाजनपद है उनकी जानकारी के स्रोत 2 प्रकार के थे। एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरे थे साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जिनमें कि अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ आदि आते हैं। साहित्यिक स्रोत जैसे अंगुत्तर निकाय, अर्थशास्त्र, ये सब मतलब इनको साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। तो आइए जान लेते हैं हम कि कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे महाजनपद काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो पहला साहित्यिक स्रोत है अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ से प्राप्त 16 महाजनपदों की सूची मिलती है जो कि सर्वमान्य है और सर्वप्रचलित है। अर्थात जो अंगुत्तर निकाय है इससे जो 16 महाजनपदों की सूची मिलती है वह सर्वप्रसिद्ध है। और वो 16 महाजनपद ये थे जो कि आपको इस इमेज में दिख रहे होंगे। तो हम देख लेते हैं महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। तो पहला था काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। दूसरा है कौशल, इसकी 2 राजधानियाँ थी।
उत्तरी कौशल की थी श्रावस्ती, जिसको सहेत के नाम से भी जाना जाता है। और जो श्रावस्ती था वह राप्ती या अचिरावती नदी के किनारे स्थित था तथा इसकी जो आकृति थी वह अर्धचंद्राकार थी। अब आते हैं दक्षिणी कौशल पर। इसकी राजधानी कुशावती थी। अंग की राजधानी चंपा थी और जो अंग का शासक था ब्रह्मदत्त। आपको पता होना चाहिए कि जो मगध का वास्तविक संस्थापक था या हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था, उन्होंने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग का मगध में विलय किया था। फिर आते हैं हम मगध पे। मगध की राजधानी समय समय पर परिवर्तित होती रही है। सर्वप्रथम इसकी राजधानी ग्रीव्रज थी, जिसको कुशाग्रपुर हेनसांग ने नाम दिया था, अर्थात ग्रीव्रज को कुशाग्रपुर भी कहा जाता है। और जो ग्रीव्रज राजधानी थी, मगध वंश का जो महाकाव्यों के अनुसार प्रथम वंश था बृहद्रथ वंश, उसके शासक जरासंध ने ग्रीव्रज की स्थापना की थी। फिर इसकी राजधानी परिवर्तित की गई राजगृह। तो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने राजगृह मगध की राजधानी परिवर्तित की थी। फिर अजातशत्रु के समय पर भी मगध की राजधानी राजगृह ही रही। फिर अजातशत्रु के पुत्र उदयन के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र कर दी गई थी, जो कि गंगा व सोन नदी के किनारे स्थित थी। तो इस प्रकार मगध की राजधानियों का क्रम रहा था। आगे चलते हैं हम वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वज्जी की राजधानी वैशाली एवं मिथिला थी। मल्ल की राजधानी कुशीनारा एवं पावा थी। अवंती की भी 2 राजधानियाँ थीं। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। चेदी की राजधानी सोथिवती या सुक्तिमती थी। अश्मक, जो कि दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद था और जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, इसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। अब आते हैं कुरु पर। तो कुरु की भी 2 राजधानियाँ थी, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। तो 3 महाजनपद ऐसे थे जिनकी 2-2 राजधानियाँ रही, कौशल, कुरु और पांचाल। पांचाल है, अब पांचाल की भी 2 राजधानियाँ थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्रपुर और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। मत्स्य महाजनपद पर आते हैं। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, जो कि बैराट जयपुर में स्थित है। और यहाँ पर जो पांडव है उन्होंने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। अब आते हैं गांधार की राजधानी थी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी थी हाटक या राजपुर। यानी कि भारत से बाहर स्थित केवल 2 महाजनपद थे, उनका नाम था गांधार और कंबोज। अब हम आगे चलते हैं। इन महाजनपदों को मैप में समझाया भी गया है, जिनको आप देख सकते हैं, दिख रहे होंगे आपको। तो आगे चलते हैं हम। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु से भी 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, लेकिन इसमें गांधार एवं कंबोज, जो कि भारत से बाहर स्थित महाजनपद थे, इनका वर्णन न करके इनकी जगह सिवि व दर्शान का नाम मिलता है। इस कारण ये सर्वमान्य नहीं है। हमें सिर्फ अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ का नाम ही याद रखना है। आगे चलते हैं। भगवती सूत्र, जो कि जैन ग्रंथ था, यह एकमात्र ऐसा जैन ग्रंथ है जिससे 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इसके अलावा अन्य किसी भी जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों की सूची नहीं मिलती है। तो परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि किस जैन ग्रंथ से या किस बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। तो कौन से बौद्ध ग्रंथ से? अंगुत्तर निकाय से। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दोनों से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि की रचना थी। और आपको पता होना चाहिए, जो नंद वंश के शासक थे, संस्थापक थे, महापद्म नंद, उनके मित्र पाणिनि थे। तो इससे 9 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। तो कौन कौन से हैं वो 9 महाजनपद?
कंबोज, गांधार, मगध, काशी, कौशल, कुरु, वज्जी, अवंती व अश्मक। आपको इनका नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में सम्मिलित महाजनपदों में से कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। आगे चलते हैं हम। महाजनपद कितने प्रकार के थे? तो उस टाइम पे जो 16 महाजनपद थे उनको 2 प्रकारों में या फिर 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था राजतंत्रात्मक, दूसरा था गणतंत्रात्मक। तो सर्वाधिक जो महाजनपद थे वो राजतंत्रात्मक थे, उनकी संख्या 14 थी, तथा जो गणतंत्रात्मक महाजनपद थे उनकी संख्या 2 थी, वज्जी और मल। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो गणतंत्रात्मक महाजनपद थे यहाँ पर कुलीन वर्ग का शासन हुआ करता था। अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सर्वप्रथम जो रिच डेविड्स थे इन्होंने 1903 में गणराज्यों की खोज की थी। आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम गणराज्यों की खोज कौन से वैज्ञानिक ने या कौन से इतिहासकार ने की थी, तो रिच डेविड्स। विश्व का प्रथम गणतंत्र लिच्छवी जो कि वैशाली में है ये था। ये PY की क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन सा है, तो हमें बताना है लिच्छवी। आगे चलते हैं। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। इसके पश्चात कौशल, वत्स व अवंती भी शक्तिशाली महाजनपद थे। हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की क्लास में अच्छे से जाना है कि मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद क्यों था। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक तो यहाँ पे लोहे की खदानें उपलब्ध थी, वन क्षेत्र थे जहाँ से लकड़ी वगैरह प्राप्त हो जाती थी, जंगली हाथियों की उपलब्धता थी, और जो यहाँ की क्षेत्र था, जमीन थी, वह काफ़ी उपजाऊ थी। ये आदि मगध साम्राज्य के सर्वाधिक शक्तिशाली होने के प्रमुख कारण थे। आगे चलते हैं हम। अंग व मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। आपसे पूछा जाए कि अंग व मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, किस वेद से मिलता है, तो हम बताएंगे अथर्ववेद। और सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था 16 महाजनपदों में, तो हम बोलेंगे मगध। आगे चलते हैं। 16 में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। ये भी PY की क्वेश्चन है कि 16 में से कितने महाजनपद गंगा नदी घाटी में स्थित थे, तो हमें बताना है 10। गांधार, कंबोज, चेदी, मत्स्य, अश्मक व अवंती को छोड़कर जो बाकी 10 महाजनपद थे वे गंगा नदी घाटी में स्थित थे। आगे चलते हैं। कौशल, अवंती व पांचाल की 2-2 राजधानियाँ थी। अभी हमने पढ़ा था कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती और कुशावती थी। श्रावस्ती राप्ती या अचिरावती नदी के किनारे स्थित था, जिसे सहेत के नाम से भी जाना जाता है, तथा इसकी आकृति अर्धचंद्राकार थी। और जो अवंती थी इसकी भी 2 राजधानियाँ थी, उज्जैनी और महिष्मती। पांचाल की राजधानियाँ थी काम्पिल्य व अहिछत्रपुर। तो हम आगे चलते हैं। दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अश्मक था, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, तथा यहाँ इक्ष्वाकु वंश का शासन था, और अश्मक की राजधानी थी पोटल। आगे चलते हैं हम। कौटिल्य ने कंबोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी तथा वज्जी व मल को राज सप्तोपजीवी कहा है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्धकालीन 6 महानगर चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, बनारस का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं हम। कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी श्रावस्ती, जिसको सहेत के नाम से जाना जाता है, यहाँ का जो शासक था या नरेश था वह था प्रसेनजीत।
जिन्होंने अपनी बहन महाकोशला का विवाह मगध शासक बिंबिसार से तथा अपनी पुत्री वजीरा का विवाह मगध शासक अजातशत्रु जो कि बिंबिसार के पुत्र थे उनसे किया था तथा वैवाहिक संबंधों के परिणाम स्वरूप काशी को दहेज स्वरूप मगध शासकों को सौंप दिया था। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये काशी था 1 लाख वार्षिक आय वाला क्षेत्र था और काशी और कौशल को मगध राज्य में सम्मिलित या मगध राज्य में विलय अजातशत्रु ने किया था। आगे देखते हैं हम। जो श्रावस्ती था राप्ती या अचिरावती नदी के किनारे स्थित थी तथा इसकी आकृति अर्धचंद्राकार थी। और जो काशी था यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र तैयार किए जाते थे। अब हम नेक्स्ट महाजनपद पर आते हैं। वत्स के राजा उदायन थे। नेक्स्ट अवंती महाजनपद, इसके शासक चंड प्रद्योत थे। जब चंड प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे तो मगध शासक बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इनके इलाज हेतु भेजा था तथा इन्होंने बौद्ध भिक्षु महाकच्चायन के प्रभाव में आकर अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। जो अवंती शासक चंड प्रद्योत थे इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध भिक्षु महाकच्चायन के प्रभाव में आए, उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। एक बार इन्होंने महात्मा बुद्ध को अवंती आमंत्रित किया था किंतु महात्मा बुद्ध स्वास्थ्य खराब होने के कारण अवंती नहीं आ सके। आगे चलते हम। काशी, कौशल व वज्जी का मगध में विलय अजातशत्रु ने किया था जो कि बिंबिसार के पुत्र थे और अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। तथा अवंती व वत्स का मगध में विलय शिशुनाग ने किया था। अब हम देख लेते हैं महाजनपद, उनकी राजधानी तथा वर्तमान स्थान। इनके वर्तमान स्थान को भी आपको याद रखना है, तो इस इमेज के माध्यम से आप इनके वर्तमान स्थानों को देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक महाजनपद काल कंप्लीट हुआ। अब हम इसके PYQ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ था? तो वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ था बताइए। 6, 7, 8 या फिर 9? तो इसका आंसर होगा बी यानी कि 7। और आपको याद रखना है जो वज्जी है वैशाली है, यहाँ पर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और जो मल्ल है उसमें कुशीनारा व पावापुरी है, वहाँ पर पावापुरी में जो महावीर स्वामी है उनका देहांत हुआ था तथा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का देहांत हुआ था। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? तो बताइए, वत्स, अवंती, कंबोज या फिर अस्मक? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद अस्मक था जिसकी राजधानी पोटल थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम। 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य कौन सा था? यहाँ आपसे पूछा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में, तो बताना है गंधार, कंबोज, काशी या फिर मगध? बताइए। तो इसका आंसर होगा काशी, क्योंकि आपसे प्रारंभ में पूछा है कि 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में कौन सा सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो काशी। और जो काशी था यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र तैयार किए जाते थे। और सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा था 16 महाजनपदों में? मगध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। उत्तर
उत्तर भारत में 6वीं सदी ईसा पूर्व हुए परिवर्तनों के संदर्भ में सही नहीं है। आपको कौन सा सही नहीं है इसमें ये बताना है कि 6वीं सदी ईसा पूर्व उत्तर भारत में जो परिवर्तन आए उनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है राज्य का गठन, हाँ ये बिल्कुल सही है। नगरीय क्रांति, हाँ द्वितीय नगरीकरण क्रांति हुई थी, ये भी सही है। बौद्धिक आंदोलन, हाँ बौद्धिक आंदोलन प्रारंभ हो गए थे, ये भी सही है। फोर्थ है क्लासिकल संस्कृत साहित्य का उद्भव, ये आंसर गलत है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कितने महाजनपदों तथा गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? कितने का मिलता है बताओ? 14 महाजनपद एवं 8 गणराज्य, 12 महाजनपद एवं 10 गणराज्य, 10 महाजनपद व 10 गणराज्य, 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्य। तो इसका आंसर होगा डी, 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जो कि सर्वमान्य मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 16 महाजनपदों की सूची किन जैन ग्रंथ व बौद्ध ग्रंथों से मिलती है? तो कौन कौन से हैं जैन और बौद्ध ग्रंथ? त्रिपिटक व अंगुत्तर निकाय? नहीं। दीपवंश व ललित विस्तार? नहीं। दीपवंश व त्रिपिटक? बताइए। नहीं। भगवती सूत्र व अंगुत्तर निकाय? तो इसका आंसर होगा डी, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। महाजनपद काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया। कौन से नगर में? विराट नगर में। किन्होंने? पांडवों ने। तो आपको बताना है कि ये जो विराट नगर था ये किस महाजनपद की राजधानी था? तो किसकी था? कुरु की, पांचाल की, कौशाम्बी की या फिर मत्स्य की? तो विराट नगर राजधानी था मत्स्य महाजनपद की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते समय समूह में मिलते थे, यानी कि जो व्यापारी थे वो व्यापार करते समय एक स्थान से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तब एक जगह वो इकट्ठे होते थे, एक समूह में मिलते थे। तो इस समूह को क्या कहा जाता था? संघ, सार्थ, श्रेणी, गुप्त, क्या कहा जाता था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो उस समूह को क्या कहा जाता था जहाँ पर व्यापारी एक जगह मिलते थे? क्या कहा जाता था? सैसे समूह, सैसे सार्थ। याद हो जाएगा, सैसे समूह, सैसे सार्थ। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सही कथन है, तो हमको सही कथन बताना है। ऑप्शन नंबर ये है, समस्त गणतंत्र में शक्ति कुलीनों के हाथों में होती थी। बिल्कुल सही है। गणतंत्रों में जो शासन की भागदौड़ थी वह कुलीन वर्ग अपने हाथों में संभालते थे। सेकंड है, अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा सी, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमको सही युग में बताना है। विदेश नहीं है, सॉरी, यहाँ पर है विधेय की थी मिथिला, हाँ सही है। कोले के रामग्राम, बिल्कुल सही है। शाक्य के कपिल वस्तु, बिल्कुल सही है। भाग के सुसुमार, बिल्कुल सही है। तो ये चारों के चारों सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाली है। थैंक यू।